गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा कि समभारिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है। उसके बाद हमने आपको सम न्यूट्रॉनिक भी बता दिया था। जो बचा था वो था सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बोला था कि सम इलेक्ट्रॉनिक जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो उस इंतजार के तहत हमें ये जानना जरूरी है कि परमाणु संरचना में परमाणु के प्रोटॉन कहाँ उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं। तो परमाणु संरचना भी आपने थॉमसन का परमाणु मॉडल देख लिया। हमें कुछ पता नहीं चला कि ये तीनों चीज़ें कहाँ होते हैं या फिर कैसे होते हैं। आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखा, हालांकि उसकी कमियां मैंने अभी तक नहीं बताई हैं आपको। वो कमियां जानने के लिए भी आपको पहले परफेक्ट जानना पड़ेगा कि एक्चुअल होता क्या है। चलिए तो आगे बढ़े। तो हम आज देखेंगे परमाणु संरचना। अभी तक आपको पता है कि परमाणु आपके तीन प्रकार के पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन जिस पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन जिस पर शून्य आवेश होता है, से मिलकर बना होता है। अब ये भी सभी को पता होगा, फिर भी बता दें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु के बीचों बीच नाभिक में होता है। नाभिक जो कि बिल्कुल बीचों बीच है, इस पर यह धनावेशित होता है। तो धनावेशित प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन का शून्य आवेश है तो उसके होने से उसके द्रव्यमान पर इफेक्ट पड़ता है, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर इसके चारों ओर, जैसे कि सौर मंडल में ग्रहों की कक्षा होती है, बुध की कक्षा, शुक्र की कक्षा, पृथ्वी की कक्षा, मंगल की कक्षा, जिसमें कि ग्रह भ्रमण करते हैं। अब क्या ऐसी कोई कक्षा है हमारी पृथ्वी की जिसमें भ्रमण करते हैं, या कोई रस्सी जैसी, तार जैसा, जिसको कि अपन पकड़ के देख सकते हैं कि हाँ ये पृथ्वी की कक्षा है। तो कक्षा कोई चीज नहीं है, कक्षा एक ऊर्जा स्तर होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये जलती हुई अगरबत्ती है, अगर हम छोटा छोटा घुमाएं तो ये कक्षा छोटी सी एक पथ तैयार होगा, लाल लाल सा। बड़ा घुमाएं तो यह कक्षा बड़ी बनेगी। तो ठीक इसी तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं बिल्कुल ऐसे ही नाभिक के चारों ओर जब पास पास घूमते हैं तो पहली कक्षा थोड़ी सी ऊर्जा और लगानी पड़ेगी, तो जो दूसरी कक्षा थोड़ी सी ऊर्जा और लगाकर ये कितनी दूर घूमेंगे, तो तीसरी और दूर घूमेंगे, चौथी और दूर घूमेंगे, तो पांचवी कक्षा, छठवीं कक्षा, इस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा बढ़ती जाएगी और एक ही इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में भी घूम सकता है और वही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर पांचवी या छठवीं कक्षा में भी घूम रहा होता है। तो ये है कक्षा। कक्षा यानी कि ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर छोटा, कम यानी कि पहली कक्षा, और ऊर्जा स्तर ज्यादा तो कक्षा की संख्या बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं पहली कक्षा जो कि छोटी है, दूसरी कक्षा जो कि बड़ी है, तीसरी कक्षा और बड़ी है। इसमें एक बात और बता दें, चूंकि ये डायमेंशनल द्विविमीय चित्र है तो यह हम केवल इतना बता सकते हैं। बाकी आप ऊन का गोला देख सकते हैं जो कि हम चारों तरफ से लपेटते हैं, चारों तरफ से ऐसे ही इलेक्ट्रॉन या नाभिक है तो ये यहाँ से भी घूम रहा, यहाँ से भी घूम रहा, चारों तरफ से, यानी कि इस नाभिक के ऐसा ऐसा और हर तरफ से घूमता है। तो कक्षा क्लियर होना बहुत जरूरी है। कक्षा यानी कि ना कोई लाइन, ना कोई तार, ना कोई रस्सी, ना कोई धागा, केवल एक ऊर्जा स्तर, जिसको कि बोहर ने बड़ी डिटेल में ये हम आगे बताएंगे। अभी हमारा मकसद है आपको सम इलेक्ट्रॉनिक तक ले जाना, तो हम वहीं जाएंगे। परमाणु जिसके बीचों बीच नाभिक होता है, उसके बाद उसकी कक्षाएं शुरू होती हैं। नाभिक में सारे प्रोटॉन और
उपस्थित होते हैं। और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होता है। अब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होता है, तो हम बोर के आधार पर सबसे पहला यह हम दो प्रकार से आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला बोर के आधार पर, दूसरा ऑफबाउ के आधार पर। तो पहले हम बोर के आधार पर देखें तो छोटी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन, बड़ी कक्षा होगी तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और बड़ी कक्षा होगी और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, और बड़ी कक्षा होगी तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। जितना ज्यादा स्पेस होगा उतने अधिक इलेक्ट्रॉन उसमें घूम सकते हैं। तो इसके आधार पर बोर ने एक फॉर्मूला दिया है, वो है 2n², जहां n बराबर होता है कक्षा की संख्या। अब जैसा हम बड़ी देर से बता रहे थे, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा, आगे 5वीं, 6वीं, 7वीं, इस तरह से बढ़ता जाएगा। पहली कक्षा को K से, दूसरी कक्षा को L से, तीसरी कक्षा को M से और चौथी कक्षा को N से प्रदर्शित करते हैं। 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के आधार पर आती है, n बराबर कक्षा की संख्या। तो अब हम पहली कक्षा लें, यानी कि जब हमारा n बराबर 1 होगा तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर हम लिखते हैं n बराबर 1, यानी कि पहली कक्षा 2 गुणे n की जगह पर 1 का वर्ग बराबर 1 एकम 1 दूनी 2, यानी कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2। दूसरी कक्षा की बात करें, n बराबर 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 का वर्ग बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तीसरी कक्षा ले लें, n बराबर 3, तो 2 बराबर 2 गुणे 3 का वर्ग, 3 तिरका 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार चौथी कक्षा में तो 4 चौको 16 दूनी 32। पांचवी कक्षा 5 25 दूनी 50। छठवीं कक्षा 6 6 36 दूनी 72। यह प्रक्रिया चलती ही जाएगी। ये था बोर के नियम के आधार पर। अब हम बताएं, यहाँ तो आपने जान लिया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। अब है कि अगर हम किसी तत्व को ले लें, जैसे कि मान के चलिए हम ले लें हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन ही लेते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए यह प्रक्रिया कैसी होगी? तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या आपको पता है 1 होता है, और परमाणु भार भी 1 ही होता है। 2 3 भी होता है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का, ये आपको पता है। फिर तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। इन दोनों की हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों तो बिल्कुल बीचों बीच नाभिक में होंगे। सवाल इलेक्ट्रॉन का है, तो यह इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होगा? तो यह इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? तो पहली कक्षा में। पहली कक्षा तो हाइड्रोजन के लिए हमें बीचों बीच नाभिक बनाना है, और नाभिक के चारों ओर एक कक्षा बनाना है, पहली कक्षा। और पहली कक्षा में यह 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित होगा। चूंकि ये कक्षा लाइन नहीं है, ये कक्षा ऊर्जा स्तर है जिस पर इलेक्ट्रॉन तेज गति से घूम रहा है, इसलिए ये कक्षा हमें दिखाई देती है। जैसे कि पंखा घूमता है तो एक कक्षा टाइप का, हमें पंखे के ब्लेड नहीं दिखते हैं, एक लाइन टाइप का दिखता है, बिल्कुल वैसे ही ये कक्षा है।
एक इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर दूसरी कक्षा में भी घूम सकता है, तीसरी कक्षा में भी घूम सकता है, लेकिन अभी जब मूल अवस्था में है तो वह अपनी पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम बात करें तो हीलियम की, तो हीलियम के लिए परमाणु संख्या 2, परमाणु भार 4, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, प्रोटॉनों की संख्या 2 और न्यूट्रॉनों की संख्या 2, ये आप निकाल चुके हैं। तो अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, तो पहली कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? पहली कक्षा में ही स्थित होंगे। तो बीचों बीच अपन नाभिक बनाएंगे और इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अपन डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम लिथियम की बात करें तो लिथियम की परमाणु संख्या 3 होता है और परमाणु भार 6 होता है। तो लिथियम के लिए अपन पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। चलिए नया ही बना ले, ये है बीचों बीच नाभिक, ये बनी पहली कक्षा। और पहली कक्षा में जैसे ही अपन 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो कक्षा पूरी तरह से भर जाएगी। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में स्थित होगा। इस तरह से पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 1। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो इसके लिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन केवल 1, हीलियम में पहली कक्षा बस में 2, लिथियम में पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 1। तो इसका विन्यास पढ़ेंगे अपन 2, 1, इसका केवल 2, इसका केवल 1। अब हम सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम के लिए सोडियम Na, परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 23, इसके ये 23 के 23 यानी कि 12 धन 11, ये पूरे 23 कहाँ स्थित होंगे? नाभिक में। ये जो इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन है वो कक्षाओं में होंगे। तो अब आप बताइए, पहली कक्षा में बिल्कुल राइट 2, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। तो 2 के बाद ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये 10 इलेक्ट्रॉन आपके पहली कक्षा में 2 भर गए और शेष 8 जहां भर गया वैसे ही ये कक्षा पूरी हो गई। दूसरी कक्षा अभी भी सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन शेष है। तो अब वो कहाँ जाएगा? तो चूंकि पहली कक्षा भर चुकी थी 2 में और दूसरी कक्षा भर गई 8 में, तो ये इसके लिए हमें तीसरी कक्षा बनानी पड़ेगी और ये तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आपका आएगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाया 2, 8 और 1। अब आप समझ चुके होंगे कि हमें परमाणु संरचना किस प्रकार से बनानी है। तो इस तरह से आपको 1 से लेके हाइड्रोजन 1 से लेके आर्गन 18 तक की बनानी है। बकायदा उसका विन्यास लिखना है, अभी लिखे दे रही हूँ। सबसे पहले संकेत या तत्व अपन बोले तो भी उसका वही प्रतीक होता है। तत्व में आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप परमाणु संख्या डाल सकते हैं। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5। इस तरह से आपको डालते जाना है और डालने के पश्चात आप यहाँ पर उसका ये परमाणु संख्या लिख लिया आपने और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कोशिश ये करना है कि परमाणु संरचना भी यहाँ पर बना लें। परमाणु संरचना, इतनी मेहनत
अगर आप कर लेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो सबसे पहला नंबर आपको जो बनाना है, सारणी तत्व, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु संरचना। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का एक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस एक कक्षा, पहली कक्षा और एक। इसका हीलियम का तो पहली कक्षा 2, लिथियम का 3 है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1, बीच में आपको कॉमा बस लगा देना है। कॉमा लगाने से स्पष्ट हो जाता है कि ये पहली कक्षा के हैं और ये दूसरी कक्षा के हैं। फिर 4 तो 2, 2, पांचवा तो 2, 3 और ये संख्या यहाँ तो 2 ही रहेगा। यह संख्या तब तक बढ़ती जाएगी जबकि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। जैसे ही दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाता है, तो जैसे अभी सोडियम का आपने देखा 2, 8 और 1 ले लेना है। अब इनकी संरचना के लिए तो संरचना में बता चुकी हूँ, फिर भी देख लें। तो परमाणु संरचना हाइड्रोजन की तो बीचों बीच नाभिक बना देंगे और पहली कक्षा बनाकर 1 इलेक्ट्रॉन शो कर देना है। दूसरी के लिए बीचों बीच नाभिक और फिर पहली कक्षा बनाकर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना है। फिर बीचों बीच नाभिक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके लिए हमें चूंकि कॉमा लगा है और अगली कक्षा आ रही है तो हमें एक कक्षा और बनानी पड़ेगी और 1 इलेक्ट्रॉन और डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर है आपका 2, 2 तो आप फिर बीचों बीच नाभिक, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन डालिए और दूसरी कक्षा में आप 2 इलेक्ट्रॉन डालिए। फिर अगला तो 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 तक जाएंगे। सोडियम में आपको फिर 2, सोडियम का मैं लिख देती हूँ, सोडियम परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 और बनाएंगे कैसे स्ट्रक्चर, तो बीचों बीच नाभिक, 3 कक्षा, 1, 2, 3 कक्षा बनानी है, 1 कक्षा, 2 कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में आपको बनाना है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और फिर 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 2, 8 और 1 का बंटवारा करके आपको बनाते जाना है। फिर तीसरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएंगे, 18, 2, 8, 2, 10 और 8, 18 हो जाएंगे। तो फिर क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। अभी तो आप 18 तक आप इस तरह से परमाणु संरचना, तत्व, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु संरचना लिखेंगे। अब बात आती है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्योंकि आप ये संरचना देख रहे हैं और संरचना में थोड़ा सा स्पीड में ले रहे हैं, लेंगे क्योंकि आप लोगों का कैलेंडर में आ चुका है कि कब क्या पढ़ना है और उसमें उसका सिलेबस हमें बहुत आगे जाना है। तो अभी थोड़ा सा बेसिक मैं बता दूं और उसके बाद फिर उस टॉपिक पर चलें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम सोडियम की ही संरचना लेते हैं। सोडियम में 2, 8 और 1, सोडियम 11, 23, परमाणु संख्या 11, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? ठीक। अब चूंकि वो इलेक्ट्रॉन बीचों बीच नाभिक जो धनावेशित हैं और चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। यह नाभिक चूंकि धनावेशित है, ध्यान देना है, सारा पूरा का पूरा मटेरियल जो है आपकी केमिस्ट्री का, वो सब इसी बात पर ध्यान निर्भर करता है। जो नाभिक है
वो धनावेशित है, और जो ये इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश, ये सब ऋणावेशित है, ये सब ऋणावेशित है। केवल नाभिक धनावेशित है। आप सभी लोगों को पता है विपरीत आवेश में 8वीं में आपने चुंबक भी देखा, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। जब हम नॉर्थ साउथ लाते हैं तो धन आकर्षित करता है, नॉर्थ नॉर्थ लाते हैं तो प्रतिकर्षित करता है। ऐसे ही यहाँ भी है कि जब आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पास आएगा तो प्रतिकर्षित करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पास आएगा तो आकर्षित करेगा, विपरीत आवेशों में आकर्षण होगा। तो ये नाभिक सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा होता है, और ये सब इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा स्तर में चक्कर काट रहे होते हैं। ऐसा 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 जिसको जैसे बिल्कुल। लेकिन हाँ, दूरी निश्चित होगी। दूसरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन इसी दूरी पर, तीसरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन इसी दूरी पर, इस तरह से ये भ्रमण करते रहते हैं। हाँ, बीच में मैं एक बात और बता दूं, क्या है कि ये किसने देखा? क्या बोर ने ये परमाणु मॉडल देखा जब उसने बनाया? रदरफोर्ड ने क्या देखा था? नहीं। आपने देखा था पूरा मॉडल कि अल्फा कणों की बमबारी की थी, कुछ कण आर पार हो, बहुत सारे कण आर पार हो गए थे, कुछ कण विचलित हो गए थे और कुछ अपने मार्ग से वापस लौट आए थे। फिर उन्होंने अंदाज लगाया कि परमाणु में ये चीजें होती हैं। ठीक वैसे ही बोहर ने भी इस परमाणु मॉडल को देखा नहीं है। किसी ने नहीं देखा कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी एक यंत्र होता है जिसमें से स्पेक्ट्रम, रेखाएं यानी विकिरणें अपन को इमिट होती, उत्सर्जित होती हुई दिखती हैं, जिसके कारण कि अंदाज लगाते हैं या इन तथ्यों का पता लगाते हैं कि परमाणु के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है, और बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो उस स्पेक्ट्रम से ही हमें पता चलता है, जो कि हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। तो ये था परमाणु संरचना। अब क्या है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन की कोई कक्षा नहीं है जो उसको बांध के रखी कि माला में ही घूमते रहेंगे, मोती नहीं है ये, है ना। ये क्या है? ऊर्जा पाएंगे तो ऊर्जा पाकर वो अपने से उच्च कक्षा यानी उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, वहां से भग देंगे। तो चूंकि इस पर तो नजर नाभिक की बड़ी तगड़ी है, वो बिल्कुल पास में है, ये इलेक्ट्रॉन भी थोड़े ही दूर हैं, लेकिन जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर से नाभिक की नजर थोड़ी सी कम है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जो है, बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे ही ऊर्जा पाते हैं वो यहाँ से उत्सर्जित हो जाते हैं, इमिट हो जाते हैं, और उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के चक्कर में वो अपनी कक्षाओं को छोड़ देते हैं, वो दूर चले जाते हैं, परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? यहाँ पर तो अब हम यहाँ देखते हैं ये +11 है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी? +11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? तो बिल्कुल बराबर, क्योंकि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं ठीक उतने इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया, बाहर निकल गया, तो ये निकलते ही इसने यहाँ पर तो घूमना, अब वो घूमते दिखेगा नहीं। जैसे ही वो घूमते नहीं दिखेगा तो ये कक्षा भी हमको नहीं दिखेगी, ये कक्षा इसकी साफ हो। अब इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने बचे? तो 10। ये इलेक्ट्रॉन 10, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। ठीक इसी तरह से हम मैग्नीशियम की परमाणु संख्या आप बता रहे होंगे 12, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका विन्यास लिख लेते हैं, 2, 8 और 2। नाभिक बीचों बीच +12, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सोडियम के जैसे। अब हम इसकी बाहरी कक्षा लेते हैं और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए,
2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। प्रोटॉनों पर कौन सा आवेश था? धन आवेश। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो डेफिनेट है कि सोडियम के जैसे ये कक्षा भी अब दिखाई नहीं देगी। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो पथ कैसा, कक्षा कैसी? वो कक्षा के साथ ही दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये +12 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। फिर हम इसी तरह से इसी में, चूंकि आपके पास तो ये स्क्रीन पर रहेगा, आप उसको पॉज भी कर सकते हैं। मैं इसी में एल्यूमिनियम का बनाती हूँ, या अलग से बना दूँ? चलो अलग से बना देते हैं। एल्यूमिनियम का आप बता सकते हैं 2, 8 और 3। अब आपने बनाया बीचों बीच नाभिक, नाभिक में +13, ये कितना है? +11 +12 और एल्यूमिनियम में +13। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है, तो प्रोटॉन भी 13 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 13 ही होंगे, जिसका बंटवारा पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएंगे, वो नाभिक के बिल्कुल पास है। दूसरी कक्षा से भी इलेक्ट्रॉन जाने में परेशानी जाएगी और अब तो ये और शक्तिशाली हो गया है। पहले तो अगर हम इसको चौकीदार बोलें धनावेश को, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए, तो इसमें +11 थे, अब +12, ये थोड़ा सा शक्तिशाली और हुआ और ये तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। देख, फिर भी बाहरी कक्षा के 3 इलेक्ट्रॉन, तो अब जैसे ये पकड़ना भी चाहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और थोड़ी कोशिशों के बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से बाहर रख देंगे और जब वो चले जाएंगे तो फिर ये कक्षा भी इन तीनों इलेक्ट्रॉनों के जाते ही समाप्त हो जाएगी। अब सबके पास कितनी कितनी कक्षाएं हैं? 1 कक्षा, 2 कक्षा, 1 कक्षा और 2 कक्षा, 1 कक्षा और 2 कक्षा। कितनी थी? 3 कक्षाएं थी। इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और कक्षाएं भी उनकी साफ हो गई। अब इनके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। भले वो अलग अलग तत्व हैं, लेकिन अब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 है। ठीक, अब एक बात और बता दें, चलो अपन कर लेते हैं। बताना क्या है, आप सबको सब पता है, जानते हैं। अब यहाँ पर धनावेश कितना, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 10 और प्रोटॉन ही लिख, वो संख्या में ज्यादा है। चलो 11 प्रोटॉन यानी कि 11 प्लस और 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि -10। कोई दिक्कत? ये बहुत अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है। +11 मैंने क्या लिखी? प्रोटॉनों की संख्या और -10 मैंने क्या लिखी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये दोनों जैसे ही घटेंगे, प्लस माइनस है तो घटेंगे, इतना गणित तो सबसे बनती है। तो बराबर क्या आया? इसका परिणाम क्या आया? बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं, +1। यहाँ पर अपन ने +12 - 10, तो ये आपका आया +2। यहाँ पर +13 - 10, तो ये आया +3। ये बात इसकी हो रही, परमाणु की। किसकी? सोडियम परमाणु की। अब वो परमाणु नहीं रहा, यहीं पर हम आयन की परिभाषा लेंगे। अगर आपका परमाणु उदासीन है, उदासीन कब है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, तो वो उदासीन है और वो परमाणु कहलाएगा। जैसे ही उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या में अंतर आया, चाहे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए चाहे इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो वह परमाणु नहीं रहेगा, वो कहलाएगा आयन।
क्या कहलाएगा? आयन। अब इसको अपन जब सोडियम के ये इलेक्ट्रॉन साफ हो चुके हैं तो अब यह संरचना सोडियम परमाणु की नहीं बची। जब वो कक्षा थी, जब वो इलेक्ट्रॉन था तो वह सोडियम परमाणु था और अब यह सोडियम आयन हो गया। इसको बोलेंगे Na+। ऐसे ही अब ये मैग्नीशियम का परमाणु नहीं बचा, ये बन गया Mg+, कितना? 2। और ये आपका हो गया एल्यूमिनियम, कितना? +3। तो ये तीनों आयन Na+, Mg+2 और Al+3 ये तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाए। इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10, 10 और 10। यह परीक्षा में प्रश्न बखूबी आता है, बिल्कुल हर बार की परीक्षा में आप तिमाही ले लो तो भी आएगा, वार्षिक में भी आ सकता है। ये कि Na+, Mg+2, Al+3 में क्या संबंध है, या इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, या कि हाँ एक चीज और है त्रिज्या, वो हम अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। अभी आप इतना ही जानिए कि सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3 तीनों के तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसके साथ एक बात और मैं आप ही से पूछ रही हूँ कि इन तीनों के अलावा क्या कोई और भी है जिसके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे? तो वो है नियॉन। नियॉन की तो परमाणु, नियॉन, चलिए यहीं लिख रहे हैं, नियॉन की परमाणु संख्या 10। वो ऑलरेडी बिना इलेक्ट्रॉन खोए पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से नियॉन के तो खुद ब खुद 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन तीनों आयनों के साथ आपका नियॉन भी सम्मिलित होता है। और ये है बोर का परमाणु मॉडल। इसमें आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथे में 32। इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इतना काम आप करके रखेंगे। और फिर आगे पोटेशियम और कैल्शियम होमवर्क में आप करेंगे। होमवर्क मैं दे रही हूँ आपको। होमवर्क में आपको पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक 1 से लेके 18 तक तो आप कर ही लेंगे। साथ में पोटेशियम और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कि मैंने बनाया और परमाणु संरचना ये भी बनाना।